चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और मैं हूं थारे गेल सतीश कुमार सीकरी। भी जिस तरह के पाकिस्तान और भारत का आज का माहौल चल रहा है और इस माहौल में लोगों के मन में, आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल आंदे रहे हैं कि हमने जो है किस तरह से मिलकर हम भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं देश की। बहुत सारी युवाओं की भावनाएं होती हैं, हमने किस तरह से रहना चाहिए, या जो आज का वातावरण है वो किस तरह से बन रहा, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, किस तरह से निपटा जा सकता है। इन सब से बात करने के लिए आज हम पंचकूला में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो है मेजर जनरल नवनीत कुमार जी हैं। सेना मेडल से अवार्डेड है और उड़ी के टाइम में इनको ये अवार्ड मिला था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, और चढ़ती कला टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। सर, आज का जो वातावरण चला हुआ है, इस वातावरण पे बात करेंगे। उससे पहले मैं उड़ी पे ही बात कर लेता हूँ। तो ये उड़ी में सर मेरे ख्याल में 15 की के आसपास की बात है। हुआ क्या था कि आपको बहादुरी का जो पुरस्कार मिला, वहीं से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि सर की जो है इंट्रोडक्शन यहीं से आपको भी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। मैंने जो है अपनी सर्विस शुरू की थी द्रास कारगिल के इलाके से जी। अब कारगिल की लड़ाई से आप लोग सभी परिचित हैं कि 99 में 99 में जी। हाँ जी। पाकिस्तान ने एक बार फिर हरकत की थी और हमारी पहाड़ी की चोटियों पे आके बैठ गए थे जी जी जी। तो वो वहां पे से मैंने शुरुआत की थी 1982 में और कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन लेके आया था मैं जी। और उस समय जो है द्रास में बहुत कम टेम्परेचर होता था जी। और इसको जो है दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस बोलते थे जी, कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र जी जहाँ के लोग रहते हैं उन इलाकों में से आता है ये द्रास जी। और उस साल जो है टेम्परेचर -54 डिग्री तक पहुंच गया था द्रास के अंदर। उसके बाद मेरे को J&K में नौकरी करने के कई मौके मिले, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल था। उसके बाद में एक कंपनी कमांडर होने के नाते दोबारा नौशेरा सेक्टर में जी दोबारा मैं गया, वहां पे एज ए कंपनी कमांडर। वहां पे हमने फिर ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और उसके बाद फिर मैंने जो है RR के अंदर जी वहां पे एज डिप्टी कमांडर काम किया। उससे पहले मैंने अपनी पलटन कमांड की, वो भी जो है कश्मीर में राजौरी पुंछ के इलाके में और सुंदरबनी के इलाके में। फाइनली हमने सुंदरबनी में LC के ऊपर कमांड किया और उन दिनों में जो है काफी शेलिंग होती थी जी, क्योंकि ये 99 के बाद की बात है, 2001 से लेके 2003 तक। तो उस टाइम भी काफी शेलिंग और काफी एरिया में प्रॉब्लम होती थी। और फिर हमें मौका मिला दोबारा डिप्टी कमांडर RR के तौर पे जी मोहर बुद्दल के इलाके में, चसाना के इलाके में। और वहां भी हमने काफी मिलिटेंट को, काफी टेररिस्ट को हमने वहां पे जी खत्म किया। उसके बाद मेरे को जो है ब्रिगेड कमांड करने का सौभाग्य मिला, जिसको कि उड़ी ब्रिगेड बोलते हैं। कोई भी जब भी पाकिस्तान के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो उड़ी का इलाका सबसे पहले आता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और तीनों तरफ से ये पाकिस्तान से घिरा हुआ है और यहाँ से हमारा ट्रेड भी होता है पाकिस्तान के साथ, POK के साथ जी। और हमारी सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। और जैसे आपने याद कराया, उड़ी उस टाइम तो मेरे बाद की बात है, मेरी कमांड पूरी हो गई थी। उसके वहां पे उड़ी बेस के अंदर जो है पाकिस्तानियों ने इन्होंने वहां पे अटैक किया था और काफी हमारी कैजुअलिटीज हुई थी उड़ी के अंदर। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने वो फेमस सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद उड़ी पिक्चर भी बनी जी। हाँ, पिक्चर भी बनी थी उसके ऊपर, तो वो मैंने कमांड की है। इसके बाद फिर मैंने J&K में एज ए कमांडेंट हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो कि आपको पहाड़ी इलाके में और जो बर्फीले इलाके में किस तरह से लड़ाई करनी है, वहां पे मेरे को कमांडेंट के तौर पे फिर दोबारा मौका मिला। तो कश्मीर में मेरा काफी समय से मैंने वहां आप जो है ये सीधी भाषा में कहूँ तो पहाड़ी क्षेत्र के, बर्फीले क्षेत्र के आप एक्सपर्ट हो सर। सल्यूट है आपको, आपने देश के लिए काम किया सर। जिस तरह कि आपने बताया 1999 के बाद कारगिल जब युद्ध हुआ था, उसके बाद भी जो है बार बार पैरासेलिंग होती रहती है। और बात करूं मैं पाकिस्तान की, बार बार क्यों उकसाता है सर, क्या इसके पीछे मकसद है? अभी जो है पहलगाम हो गया। देखो, ये पाकिस्तान का जो है इंडिपेंडेंस से ही एक तरह से उसको अनफिनिश एजेंडा बोलते हैं कि हमारा अधूरा काम है ये, कि हमें कश्मीर को भारत से अलग करना है।
इसीलिए उन्होंने 47-48 से ही ये हरकत शुरू कर दी थी जी। हालांकि कानूनी तौर पे कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और अभिन्न अंग है शुरू से ही, परंतु पाकिस्तान जो है हमेशा वहां पे दहशतगर्दी फैलाता रहता है और वहां के लोगों को उकसा के वो हमेशा इंडिया के खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है। उसके बाद 61 में फिर उसने वही हरकत की, 71 ऑपरेशन का आप सबको मालूम है। उसके बाद 99 में फिर इन्होंने जो है उसको हालात खराब करने की कोशिश की। और ये आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी स्पेशली 1971 के बाद जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो उन्होंने उस टाइम कसम खाई कि हम भी हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। और उनकी हर एक पासिंग आउट परेड में और हर एक फौजी को ये एक कसम दिलाई जाती है कि हम जो है 71 का बदला लेंगे और हम कश्मीर को बाद से अलग करके रहेंगे। मतलब हम भारत ने टुकड़े करेंगे, ये सोच लेके चलते हैं, ये सोच लेके चलते हैं। और दूसरा जो आपको मालूम ही है, थोड़ा सा जो इनकी धार्मिक सोच भी जो है उसको और उससे वो भड़काते हैं उसको कि पाकिस्तान से तो आपका हमारे साथ वही रिश्ता है जो आपका अल्लाह के साथ रिश्ता है। तो इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान जो है बहुत ही एक जो है धर्म के पक्के हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पे पूरे संसार के अंदर कहीं भी किसी मुस्लिम देश का कोई लड़ाई होती है तो पाकिस्तान सबसे आगे आके उसमें हेल्प करता है। उनके जो टेररिस्ट है उनको ट्रेन करता है। एक तरह से टेररिस्ट की ट्रेनिंग फैक्ट्री बन चुका है पाकिस्तान। और इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है जी, वो इसको एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड मिला हुआ है। और अपनी पब्लिक को धोखे में रखने के लिए, उनके सेंटीमेंट्स को उबारने के लिए हमेशा इसको वो इस्तेमाल करता रहा है। और इसमें आप देखिए, इसके अलावा अभी आप देखो हिस्ट्री में कितनी बार उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया है। आपको मुंबई अटैक याद होगा, मुंबई अटैक, हाँ जी, पुलवामा, ताज होटल की शायद बात है वो, हाँ, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट जी। तो आप देखिए एक के बाद एक जो है ना वो मौका ढूंढता रहता है हर एक कुछ साल के बाद कि किस तरह से जो इंडिया की अंदरूनी हालत को खराब किया जा सके और किस तरह से वो अपने लोगों को उनका जो है एक तरह से उनको बता सके कि पाकिस्तान आर्मी बड़ा अच्छा काम कर रही है और धर्म के लिए और देश को, अपने दुश्मन देश को हराने के लिए किस तरह से वो कार्रवाई कर रही है। मतलब लोगों ना बकाल है भाई, तो हम तो मारे हो और हम थारे हैं, मतलब जबकि वो है हमारे इंडिया के, बिल्कुल, लेकिन वो किस तरीके से लालच देकर कह लो या धार्मिक तरीके से बहका लेते हैं, ये आपकी बात है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होना था कि इस बात का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आपने कर दिया क्लियर कि देश के टुकड़े करना चाहते हैं जो कभी हो नहीं सकता। इसके पीछे सर क्या कुछ विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं? क्योंकि क्या करें ना, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी का बड़ा सहारा हुआ, सुख भी हुआ है और दुख भी हुआ है। क्या यहाँ कुछ ऐसा संभव हो सकता है कि किसी का सहारा इनको मिल रहे हो? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा हो सकता है जी। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जब से धारा 370 हटाया गया है J&K से, तो वहां पे खुशहाली का जो माहौल बनता जा रहा है और जो आम J&K का जो नागरिक है वो बहुत खुश हो रहा है और उसको लगता है कि इंडिया के साथ रहने से उसका बहुत फायदा है। अमन चैन चल रही है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो J&K में लास्ट ईयर जाने लगे तो उनकी इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान को ये लग रहा था कि ये जो J&K का हमारा जो मुद्दा है ये थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। तो इसको बल देने के लिए उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा पहलगाम जैसा कोई ऐसा अटैक किया जाए जिससे कि एक तो जो इंडिया के जो लोग हैं वो आपस में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हों, आपस में जो है वो अविश्वास पैदा हो और मुस्लिम और हिंदू का आपस में लड़ाई हो और लोग कश्मीर को ब्लेम करें, कश्मीर के लोगों को ब्लेम करें और वहां पे इनके जो टूरिज्म है उसको धक्का लगे। टूरिज्म को धक्का लगेगा तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है कि फिर दोबारा से उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो ड्राइवर कह रहा था कि जी यहाँ पे अगर हमें रोजी रोटी बंद हो जाएगी, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हम दोबारा से गन उठा लेंगे। तो पाकिस्तान का एक तो ये एम था कि किसी तरह से J&K को दोबारा से उसको जो शांति है उसको भंग किया जाए। सबसे पहला एम तो पाकिस्तान का ये था। दूसरा, जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान में काफी प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल प्रॉब्लम। खैबर पख्तूनवा है या सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है जी, POK का इलाका है, तो काफी इंटरनल प्रॉब्लम है जी। इमरान खान जी उनके बंद हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बार बार जो है उनके खिलाफ खड़ी होती रहती है।
तो जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी पाकिस्तान में चला हुआ है। इकोनॉमी पाकिस्तान की आपको सबको मालूम है कि वहां पे चाहे आप आटे तेल का भाव देख लो, चाहे आप पेट्रोल का भाव देख लो, वो बहुत आसमान छूता है और लोगों की आमतौर पे बुरी हालत है। तो उस सब को ध्यान हटाने के लिए भी जो है पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि इंडिया के खिलाफ कुछ करते रहो, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो उस तरफ ज्यादा जाए, अपनी प्रॉब्लम की तरफ कम जाए। तो ये दो तीन जो है मुद्दे मैं समझता हूँ जो कि पाकिस्तान के जो है उसका अपना फायदा उन्होंने देखा इसके अंदर। तो क्या अब आपने दूसरा पूछा है कि विदेशी इसमें क्या हो सकता है ना जी। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सतीश जी। इसमें देखिए आप, जब से ट्रंप जी आए हैं जी, तो उन्होंने जो है कि भी अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने नारा लगा रखा है कि हम जो है अमेरिका को एक बार दोबारा से महान बनाएंगे। ऑलरेडी अमेरिका तो राज करता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पर उनको लगा कि इसकी हमारी इकोनॉमी और अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो है सामान लेते हैं वो पूरे वर्ल्ड से जी, तो उन्होंने उनके ऊपर जो है नई नई टैरिफ की जो है घोषणा की। हाँ, कहीं 100% कर दिया, कहीं ज्यादा भी, कहीं कम भी। वो कभी तो बोलते हैं मैं 200% लगा दूंगा चाइना पे। इससे जो है वर्ल्ड में बड़ा अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ। चाइना की इकोनॉमी को धक्का लगा और अमेरिका की इकोनॉमी को भी धक्का लगा। तो उस चीज से क्या हुआ कि अमेरिका ने चाइना को डराने के लिए उन्होंने ये बोला कि हम जो अपने मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उसको हम चाइना से निकाल के इंडिया में हम शिफ्ट कर देंगे अगर आप हमारी टैरिफ या हमारी बात नहीं मानते हैं। इससे जो है चाइना को लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही झटका लगेगा। और इंडिया को हमेशा वो एक कॉम्पिटिटर मानता है कि भी इंडिया जो है मेरा प्रतिद्वंदी है, अगर इंडिया की इकोनॉमी जितनी अच्छी होगी उतना मेरे को नुकसान होगा, तो वो उसको डायरेक्ट उसका अपना प्रतिद्वंदी मानता है। पड़ोसी ने जलन है। एक्चुअली पड़ोसी तो हमारा ये कभी था नहीं, ये तो जो है जब से तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा किया है तब से जो है 60 से लेके हमारा पड़ोसी बना, नहीं तो चाइना हमारा कभी पड़ोसी नहीं था। और भगवान करे ऐसा पड़ोसी किसी को ना मिले, चाइना जैसा जो है पड़ोसी। 15 देश उसके साथ में सीमा लगती है, हर एक देश के साथ में उसका जो है सीमा का विवाद है, तो तुम्हें में है, तो तुम्हें में है। तो चाइना का एक बड़ा इसमें इंटरेस्ट था कि अगर भारत में ऐसी अस्थिरता पैदा की जाए तो ये जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो हिंदुस्तान में पैसा लगाने वाली थी, वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने वाली थी, तो उसको भी एक झटका लगेगा। और जो FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, जो कि हमारे देश में काफी पैसा लगाते हैं, कि उनको भी एक तरह से उनको अविश्वास पैदा किया जाए कि अस्थिरता के माहौल में वो भी हिंदुस्तान में ना आए और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक धक्का देने के लिए, तो ये भी उनकी मंशा थी चाइना की कि इसमें जो है अस्थिरता पैदा की जाए। तो मेरा मानना है कि इसके पीछे चाइना का भी काफी बड़ा हाथ हो सकता है कि वो इस तरह की माहौल यहाँ पे पैदा करना चाहता है। सर, जिस तरह से आपने अभी बात करी थी ड्राइवर की, कि ड्राइवर का कहना था हम फिर से बंदूकें उठा लेंगे, तो क्या पाकिस्तान इस ओर जा रहा है? कामयाबी है उनको इस तरफ से? क्या लगता है आपको उस बयान के आधार पे अगर बात की? देखो, पाकिस्तान का जो है इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से ही रहा है जी। इतनी फौज लगने के बाद भी पाकिस्तान का जो है आना जाना, अब तो ड्रोन हो गया है और कई तरह के जगह से वो पाकिस्तान के अंदर और जो अपने कश्मीर के अंदर जो है अपने पाकिस्तानी भेजता रहता है और यहाँ से यूथ को ले जाके ट्रेन करके उनको भी जो है कश्मीर में भेजता रहता है। और जो है किसी भी देश में जो इंसर्जेंसी जिसको बोलते हैं, एक तरह से जो विद्रोह होते हैं, वो तब तक नहीं हो सकते जब तक एक फॉरेन कंट्री का फॉरेन उसका हाथ ना हो। तो J&K में तो बड़ा क्लियर है, हर बार हम सबूत देते हैं कि इसमें तो हमेशा इंडिया में जितने भी टेररिस्ट कार्रवाई होती है उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ रहता है। और इसी तरह से अगर नॉर्थ ईस्ट में जितनी इंसर्जेंसी हुई है उसके अंदर चाइना का हाथ रहा है। चाहे आप मणिपुर का देख लीजिए, उसमें भी जो है चाइना का जो हाथ उसके अंदर क्लियर आपको नजर आता है। मतलब पड़ोसी रस दे बस देना देखकर खुश को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात। हाँ। या इसमें तो सर बात आपने करी थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो एक बात मेरे और बीच में आ गई। IMF ने इस वक्त जो है $1 बिलियन जो डॉलर है वो दिए अभी हाल ही में, मतलब आज 10 तारीख 9 की ये बात है। तो ऐसे माहौल में जहां एक तरफ स्थितियां बिगड़ी हुई हैं भारत की, पाकिस्तान की, किस तरह से देखते हो ये पैसा मिलना? देखो, पाकिस्तान का जो अपना इकोनॉमी है हमेशा ही खराब रहा है जी, और वो हमेशा दूसरों से पैसे मांग के ही अपना गुजारा चलाता है। कभी अमेरिका से, कभी UK से, कभी मुस्लिम्स कंट्री से।
फैक्ट्री अपने जो है टेररिज्म की फैक्ट्री चला के उनके लोगों को ट्रेन करके उनसे पैसा लेता है, स्मॉल आर्म्स बेचता है और उससे पैसा कमाता है जी। तो जो पाकिस्तान है और उसके ऊपर IMF का बहुत ज्यादा लोन है और इसको एक हमेशा डिफॉल्टर जो है नेशन घोषित करने के कगार पे रहता है। ये एक कंगाल देश है और भीख मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं करता है। अभी उनको पता था कि इस हालत में, क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने दिखाया कि देखो ये सबूत है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है इसके अंदर और इसको पैसा ना दिया जाए, क्योंकि जो भी पैसा पाकिस्तान को मिलता है वो सारा टेरर पे लगाता है। उनके वो पहले उनके जो पुराने मुशर्रफ जी वो मान चुके हैं, अभी प्रेजेंट इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कबूल किया है, डिफेंस मिनिस्टर कबूल करते हैं। तो ये जो है ओपनली, और जो इनके जो चीफ की स्टेटमेंट थी मुनीर जी की, वो भी एक भड़काने वाली स्टेटमेंट थी, एक वो चीफ की स्टेटमेंट नहीं थी किसी देश की। तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये जो पैसा इसको मिलता है वो टेररिज्म के लिए यूज करता है, या जो इनके बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो इनके आर्मी के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, सारे पैसा लूटते हैं ये और लूट के अपना विदेशों में जाके बस जाते हैं। मतलब उन्हें तो देश से कुछ लेना देना, अपना ये काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। ये जो है पूरे वर्ल्ड को मालूम है। और अभी आपने देखा होगा थोड़े से हालात खराब होते ही सबसे पहले मुनीर जी ने और इनके बाकी जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने अपनी फैमिलीज को प्राइवेट जेट में डाल के सीधा UK, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भेज दिया है। तो इसमें पूरा लग रहा था कि IMF इनको लोन इस बार नहीं देगा, परंतु ये पाकिस्तान बड़ा शातिर है। और दूसरा चाइना का सपोर्ट है। चाइना बड़ा जो है आपको पता ही एक बड़ी पावर है, वीटो पावर भी है उनके पास में। तो इसने जो है अभी ये बोला कि भाई हमारा देश बड़े संकट में है और हमें जो है लोगों की जान बचाने के लिए एक सायरन बजाने तक के हमारे पास पैसे नहीं है। ये बड़ी हंसी की बात है। और उस बेस पे कि हमें जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और अब तो पानी भी बंद कर दिया हिंदुस्तान ने, तो आप हमें जो है पैसा वो तो आपने पहले ही कह दिया भाई भीख मांगने में शर्म नहीं करते। तो उन्होंने 1.5 बिलियन के करीब डाला था, मांगा था, तो 1 बिलियन तो अभी उनको मिल ही गया है। तो ये सर बहुत सारी वीडियो भी इस तरह की वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे कि कोई पाकिस्तानी एक बार तो सब बजा रहा था सायरन के लिए, जैसे आपने बात की सायरन बजाने के पैसे नहीं है, इस तरह की बातों का फायदा उठाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो है ना माहौल तैयार हो जाए। हमारे पास देखो है नहीं जी, हम तो ऐसे काम चला रहे। ठीक बात आपकी है, बहुत सारी जानकारी आप दे रहे थे सर, पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि IMF ने जो है उनको $1 बिलियन जो है वो अभी दिए हैं और इसी लड़ाई का बहाना लेकर वो जो है पैसे लेके 1.5 उन्होंने मांगे थे, 1 तो उनको मिल ही गया जी। तो सर पिछले 4 दिनों से आज मेरे ख्याल में चौथा दिन है जो माहौल बन गया ये लड़ाई का, इसको आप कैसे देखते हो और ये है किस स्टेज पे? अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि आज जो है ये वातावरण किस स्टेज पे है आपके नजरिए से, आर्मी के नजरिए से किस तरह से देखते हो सर आप? देखिए इस बारी जो पाकिस्तान ने हरकत की है कायराना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो उन्होंने अटैक किया है और जो धर्म पूछ के एक तरह से पत्नियों के सामने हस्बैंड को मारा, बच्चों के सामने जो है उनके पिता को माँ बाप किया, तो इससे सेंटीमेंट तो मैं कहता हूँ 22 तारीख से ही बढ़ना शुरू हो गया था। 22 अप्रैल से ही पूरे देश में एक रोष का वातावरण बन गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़े क्लियर शब्दों में बोल दिया था कि जो इस घटना के पीछे जो भी है होंगे और जो उनको सिखाने वाले या उनको ट्रेनिंग देने वाले या उनकी प्लानिंग करने वाले हैं उनको मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। तो ये जो है 7 तारीख की रात को ये कार्रवाई इंडिया ने शुरू की और भारत नहीं चाहता था किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध हो। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम ये जो टेररिस्ट हैं और इनके जो आका बैठे हैं, जो इनको ट्रेन करने वाले, इनको उकसाने वाले, इनको पैसा देने वाले, इनके हैंडलर, जहाँ से वो और उनके ट्रेनिंग कैंप, जहाँ से वो लगातार हिंदुस्तान के ऊपर एक के बाद अटैक करते जा रहे हैं पिछले 30 साल से जी। कि उनको जो है उनको बर्बाद किया जाए ताकि वो आगे से ऐसी हरकत ना कर सकें जो कि एक मानवता के खिलाफ है। तो वो जो स्ट्राइक की हमने वो बिल्कुल हमने ना कोई मिलिट्री टारगेट किया और ना ही कोई सिविलियन टारगेट किया। बहुत ही सोच समझ के और प्रिसीजन, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट तरीके से जो है भारतीय सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने जो है मिलके काम किया और बड़ी आपने देखा कितनी बारी मीटिंग्स हुई आपस में। एक बहुत ही सोचा समझा वो कदम था जिसको कि पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है वो गलत तरीके से दिया। आपको मालूम है कि उनको और हमें इस बात का अंदेशा था कि उनको कोई ऐसा टारगेट नहीं मिलेगा, टेरर को हम खत्म करना चाहते थे और वो बीच में आके घुसने लगे। हाँ।
और उनको ये मालूम था कि कोई ना हिंदुस्तान टेररिज्म में बिलीव करता है, ना ही कोई हमारे पास ऐसी टेररिस्ट की फैक्ट्री है जिसको वो टारगेट कर सके। तो मेरे को ये लग रहा था कि वो टारगेट करना चाहेंगे हमारी नदियों के बांध को, ताकि उन्होंने बोला था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने कैंसिल की है कि वो एक्ट ऑफ वॉर है कि हम उसका बदले। तो परंतु वो टारगेट बड़े हार्ड होते हैं और उनकी सुरक्षा भी अच्छी होती है, तो वो टारगेट तक वो उनको पता था कामयाबी मुश्किल है। तो उन्होंने हमारे जो है, एक तो सबसे पहले उन्होंने हमारे जो बॉर्डर एरिया में जितनी हमारी आर्मी की पोस्ट हैं, और आपको पता बॉर्डर एरिया में हमारे गांव भी बिल्कुल पाकिस्तान की बाउंड्री के सीमा के साथ लगे हुए हैं। तो उन्होंने वो सॉफ्ट टारगेट उठा के उनके ऊपर जो है वो उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड, एक जो है गलत माहौल बनाने के लिए पुंछ में गुरुद्वारा है उसको टारगेट किया गया। इसी तरह से जो हमारे हरमिंदर साहब हैं, पहले हिंदू की बात कर दी, हाँ, अब जो है गुरुद्वारा साहब की बात कर दी, अमृतसर में कि करके कि ये बोलेंगे कि ये तो खुद ही इंडिया ने ही आपके ऊपर कर दिया, क्योंकि इनके जो हैंडलर हैं जो ISI, ये आपको पता है इनके जो है तंत्र फैला हुआ है अमेरिका में, कनाडा में, वहां से भी वो इस तरह के सेंटीमेंट्स भेजते रहते हैं कि हम सिखों को अपनी तरफ कर लें, उस तरह की धार्मिक भावनाओं को। तो इन्होंने इस तरह से माहौल करने की कोशिश की कि जो है वो जो हमारे बड़े टारगेट हैं, जो हमारे मिलिट्री और सिविल टारगेट हैं, उनको जो है वो उन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की उन्होंने। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर अगले दिन हमारी जो सेना थी, उन्होंने इनके जो जहां से इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन और गतिविधियां, और जहां से ड्रोन और जो आर्मी पोस्ट जो कि टेररिस्ट को हमारे देश में भेजती हैं जी, और जहां से हमारे ऊपर डायरेक्ट RT और जो एमिनिशन आ रहा था हमारे ऊपर मोटर का, उनको हमने इनको टारगेट किया है। और फिर हमने इस बात का बड़ा संयम रखा कि हम इस चीज को एक थ्रेशोल्ड के अंदर लेके चले, ताकि एक ऑल आउट वॉर ना हो, एक पूरा जो है बड़ा वॉर ना फैले ये। हालांकि ये पहली बार हुआ कि PAK के अलावा हमने जो है पाकिस्तान के हार्ट में जाके उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हमने निशाना बनाया, ताकि वो हिंदुस्तान की सेफ्टी के लिए, हमने जो भी काम किया है वो अपने सेफ्टी के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए किया है। हम नहीं चाहते एज ए कंट्री कि हम इसको एक बहुत बड़े लड़ाई के अंदर तब्दील हों और जिसमें कि बाकी देशों को भी आने का मौका मिले। जी, तो ये एक हमारी तरफ से एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन है, परंतु पाकिस्तान इसको बड़े से बड़े उस पे लेवल पे लेके जाना चाहता है। और जो है जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर्ड है, हमारा देश पूरी तरह से तैयार है कि उसका जवाब देंगे हम। सर वो क्या है ना, सामने सीधा शीशा दिखने लग रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है आगे जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? और दूसरी बात सर ये है कि वो बार बार जो है परमाणु की धमकी भी दे देते हैं, अगर देखा जाए तो इस तरह की बातें भी। तो परमाणु को फेंकना, चलाना, यूज करना, किस तरह की शक्तियों का प्रयोग हुआ, क्या वो कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हो? देखो, इसमें मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने काफी बड़ी मिसकैलकुलेशन की है इसके। उसको लगता था कि पहली बात तो ये है कि परमाणु की धमकी देके हर बारी वो बच जाता था, बड़े से बड़ा अटैक करके, बताओ मुंबई जैसा अटैक करके, जिसमें उसने नॉट ओनली इंडियन बाकी फॉरेन नेशनल्स को भी मारा, चाहे वो अमेरिकन थे, UK के थे, इजराइल के थे, उनको इतने लोगों मार के भी जो है सिर्फ वो गिद्दड़ भभकी देके कि मेरे पास न्यूक्लियर है, मैं न्यूक्लियर मार दूंगा आपके ऊपर। तो एक तो उसका ये मिसकैलकुलेशन इस बारी इंडिया ने फेल कर दिया कि आप जो है न्यूक्लियर अटैक करना इतना आसान नहीं है, और आपको हो सकता है मौका ही ना दें आपको न्यूक्लियर अटैक करने से पहले ही हम उसको जो है आपके देश में ही हम उसको बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। और दूसरी बात, उसने ये मिसकैलकुलेशन की, उसने अपने लोगों को ये धोखा रखा हुआ था कि हम जो है बहुत ही पावरफुल आर्मी हैं और इंडियन आर्मी के मुकाबले में तो हम बहुत ही बेहतर हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, हमारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, और इंडिया हमारे ऊपर ये हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारे ऊपर वो कोई काउंटर अटैक या हमारे ऊपर काउंटर एक्शन ले सके। तो उसकी ये दूसरी मिसकैलकुलेशन हुई है। तीसरी उसकी मिसकैलकुलेशन ये हुई है कि उसको लगता था कि मेरे साथ
इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। जब भी इंडिया कुछ करना चाहेगा तो वो इंडिया के हाथ पकड़ लेंगे कि नहीं भाई ऐसा मत कर। ये उसकी जो है थर्ड मिसकैलकुलेशन हुई है। चौथा, उसने ये सोचा हुआ था कि जब भी ऐसा कुछ होगा चाइना भी इंडिया के साथ जो है इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा, और उसके बाद जो है बचा खुचा जो है जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है उसको और धोखे में डाला कि जी हम तो नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम तो वहां पे 7 सिस्टर जो हमारी 7 स्टेट हैं उसको हम इंडिया से अलग कर देंगे। तो पाकिस्तान को लगता था कि जो इंडिया है वो एक ऐसी कंडीशन में है कि मैं उसको किसी भी तरह से मारूं तो वो बोल नहीं सकता, या हमारे खिलाफ कोई हमारे विरुद्ध जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब बगलावे में आ गया, और धोखे में रह गया। वो पाकिस्तान के साथ वो बन गई, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। उसको भारत के रिजॉल्व का और जो हमारी गवर्नमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर उसको जो है उसने सोचा, उसने एक तरह से उसको मिसरीड कर लिया कि भाई जो है मोदी जी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो सर ये जो वातावरण बन रहा है आज का, कंडीशन जो बन रही है, किस तरह से हम इसको निपट सकते हैं, या ये जो कंडीशन है किस तरह से हमें भारत को इससे निपटना चाहिए, और हम इसके लिए तैयार हैं, कितने हम मजबूत हैं? आतंकवाद का जवाब तो आपने पहले से इसमें दे दिया, तो किस तरह से देखते हो? तो सतीश जी, बात यह है कि इंडिया हर एक तरह से इस टाइम बहुत मजबूत स्थिति में है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो ज्यादातर देश हमारे साथ खड़े हैं, 180 देश हमारे साथ हैं कम से कम। तो 2-4 देश ही हैं गिने चुने जो कि अजरबैजान, चाइना, तुर्की, ईरान, कुछ ही देश हैं जो, ईरान भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं है। तो खाली 3-4 देश हैं जो इस टाइम पाकिस्तान के साथ हैं, बाकी पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया के साथ खड़ा है। और इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में है। मिलिटरली भी आपने देख लिया, टेक्नोलॉजिकली आपने देखा है कि हमारी जो मिसाइल हैं वो 1000 किलोमीटर जाके जो है 0.6 मीटर, 1 मीटर से भी कम एक्यूरेसी में जाके जो है टारगेट को हिट करती हैं। इनकी तरह नहीं है कि मिसाइल आई दिल्ली के लिए और सिरसा के अंदर वो गिर गई, या और हमारा सर वो तो गिर ली। और इसी तरह से हमारा जो सुदर्शन और आकाश, जो हमारे कई तरह के जो हमारे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बड़े मजबूत सिस्टम हैं। पर इतना होते हुए भी भारत ने कभी, आपने देखा होगा, हमने पहले कभी अटैक नहीं किया। हर बारी जो है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया है। इवन 99 में देखिए आप, वो आपके अंदर घुस के आके बैठ गया। तो डिफेंड ही कर रहे सर, जितने वो दाग रहे हैं हमारे पे, चाहे वो ड्रोन की बात हो 300-400 आगे, चाहे मिसाइलों की बात हो, डिफेंड ही कर रहे हैं। बिल्कुल कहा आपने जी। इवन 99 में देखिए आप, वो आपके अंदर आ गया और हमने जो है पाकिस्तान के अंदर जाके कोई कार्रवाई नहीं की। हमने खाली उसको अपने टेरिटरी से हमने निकाला, है ना। तो इंडिया इतनी मजबूती के बावजूद भी, ये हमें पता है कि हम चाहे तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकते हैं, पर हमने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। और ना ही हमने कभी इनके जो देश के अंदर जो इतने विद्रोही हैं, सिंध में, बलूच में, हमने कभी इनको डायरेक्ट कोई ऐसी सपोर्ट नहीं दी। नहीं तो ये पाकिस्तान का हम बहुत बुरा हाल कर सकते थे। परंतु इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है। हमारी हमेशा पॉलिसी रही है शांति की, परंतु शांति एक लिमिट तक है। अगर आप उस लिमिट को पार करोगे, जो कि ये बार बार इन्होंने की, और इस बार जो किया इन्होंने बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। तो अभी भी हमने सेल्फ डिफेंस में, ताकि इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना कर सके, हम उतना ही चाहते हैं, उतना जो है करने के लिए ही हमने अपने मिलिट्री एक्शन लिए हैं। परंतु जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया नजर आ रहा है, वो इस चीज को बढ़ाना चाहता है। तो अब ये बात पाकिस्तान के ऊपर है कि आप जितना इसको ले जाना चाहते हो, तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम ऑल आउट वॉर के लिए भी तैयार हैं। सर, अशांति की आपने बात करी, पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो दूसरे पड़ोसी भी छुड़वाने के लिए आ जाए, कोई बात कहने के लिए आ जाए, कई बार एक दूसरे के साथ भी लग जाए। तो अगर हम देशों की बात करें तो क्या इसमें कोई अड़ोसी पड़ोसी या दूसरे लोग हिस्सा ले सकते हैं समझाने के लिए या दूसरे तरीके के लिए? सुरेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये समझाने के लिए तो आएंगे ही, काफी देश इंटरवीन करेंगे, परंतु इनडायरेक्टली ऑलरेडी सपोर्ट चल रही है। जो पाकिस्तान के पास अपने तो है नहीं, ये ड्रोन्स हैं या इनकी मिसाइल्स हैं, आदि चाइनीज हैं, और पीछे तुर्की ने भी इनको दिया है। और अभी जो आज इन्होंने ड्रोन यूज किए हैं उसमें कुछ ब्रिटिश ओरिजिन के भी हैं। तो इनको जो फॉरेन सपोर्ट है वो तो ऑलरेडी जो हमें पता है कि 3-4 देश हैं वो दे ही रहे हैं। परंतु डायरेक्ट इनके साथ में कोई आके लड़ाई लड़ेगा, वो अभी ऐसे हालात नहीं हैं बन रहे, ऐसे नहीं बन रहे हैं। और अगर जैसे अभी चीज एस्केलेट हो रही है, तो अमेरिका समेत कई लोग जो हैं अभी इंडिया को बोल रहे हैं, और पाकिस्तान को भी, कि आप डी एस्केलेट करो, आप इस चीज को जो है आगे मत बढ़ाओ।
और जो है इसका कोई शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल ढूंढा जाए। सर उधर जो है पाकिस्तान के अगर हिस्सों की बात करें, टुकड़ों की बात करें, बलूचिस्तान भी है, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हो कि कई बार आ जाए ना, जैसे वो कह रहे हैं कि भारत के हम टुकड़े कर देंगे, अगर ये कहें कि पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, इस चीज को कैसे देखते हो आप? सतीश जी, हमें पाकिस्तान के टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है, ये पाकिस्तान अपने आप टुकड़े करवा रहा है। कैसे सर? इनकी जो नीतियां हैं, जो ये हमारे JNK में कर रहे हैं, जो POK में जिस तरह से, या सिंध के लोग हैं, या बलूचिस्तान के हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उनको हक नहीं है, ना ही उनका रिप्रेजेंटेशन है इनके देश के अंदर, और ना ही उनके इकोनॉमिक उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम करते हैं, और कोई रूल रेगुलेशन वहां पे लागू नहीं होते। वहां पे थोड़ी सी कोई बात होती है तो वहां पे उनके जो जवान लड़के हैं उनको उठा के ले जाते हैं और उनको मार देते हैं, उनकी खबर नहीं मिलती। तो ये इस तरह का एक जो है दहशतगर्दी का माहौल इन्होंने अपने पाकिस्तान में भी पैदा कर रखा है, क्योंकि कहते हैं जब सांप पालोगे ना तो सांप जो है वो आपको भी काटेगा, उसका कोई दिन दर में तो जो मौका देखेगा। हाँ, जो टेररिस्ट है वो ये नहीं है कि खाली हमारे खिलाफ ही यूज होगा, वो इनके खिलाफ भी यूज हो रहे हैं। और जो उन्होंने टेररिस्ट इतने पैदा कर लिए हैं, खुद ये बोलते हैं कि हमारे पास अभी 20,000 या 50,000 के करीब टेररिस्ट हैं, और वो सारे के सारे तो जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है, कुछ लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान खुद अपनी जो है बर्बादी का किस्सा जो अपने हाथ से लिखता है पाकिस्तान, और उसमें जो बची खुची खबर है, जो कसर है, वो इन्होंने भी हमारे इंडिया के साथ में जो है इसके साथ में कर दी है। और जिस तरह से वो लड़ाई कर रहा है हमारे साथ, ये पाकिस्तान और कमजोर होगा, और जो कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली इसके जो ये प्रांत जो है ये विद्रोह करेंगे और इसके टुकड़े होने के पूरे चांसेस है। सर जो माहौल बने हुए है आज के टाइम में, इस पे हमने बात करी, अब आ जाते हैं हम सिविल नागरिक पे, आम आदमी पे। आम आदमी जो है कि जिम्मेवारियां क्या बनती हैं आपको, आर्मी मैन होने के नाते आप उम्मीद करते हो कि आम आदमी की ये जिम्मेवारियां पूरी करे, वो क्या होनी चाहिए सर? आम नागरिक को करना क्या चाहिए एज एन सिविलियन? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने सतीश जी, हमेशा हमारे मन में होना चाहिए जी। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो जो है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, वो कहता है कि सिविलियन ऐसा होना चाहिए कि फौजी सोचे कि मैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाऊं, तो उसमें देश ऐसा उसके जो है प्यार होना चाहिए अपने देश के लिए। वो प्यार तब होगा जब देशवासी जो है अपने देश के लिए खड़े होंगे, अपने सैनिकों के लिए। सर खड़े। मुझे बड़ा प्यार है, आपने जब ये बात की तो मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए थे जी। तो हमें इस काबिल बनना है कि हमारा फौजी हमारे देश के ऊपर मरने के लिए तैयार हो। वो हम कैसे बन सकते हैं, इस स्पेशली ऐसे हालात में जबकि देश, हमें हमेशा ही खैर अच्छे नागरिक रहना चाहिए, परंतु ऐसे टाइम पे हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें मैं कुछ एक चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जैसे जब ब्लैकआउट की हो, या आपके ट्रैफिक के ऊपर कोई रेगुलेशन है, या और किसी तरह की भी अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो हम उसको समझें और उसका पालन करें, एक डिसिप्लिन तरीके से हम उसको फॉलो करें, उसको जैसा भी बताया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करें। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि आज का जो जमाना है ये टेक्नोलॉजी का और एक जो है मीडिया का जमाना है, तो हम कोई भी ऐसी खबर जो कि अनकन्फर्म सोर्सेज से आती है उसके ऊपर ध्यान ना दें, और कोई भी अगर ऐसा वीडियो आता है तो उसको हम बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। कोई ऐसे भड़काऊ आपस में लड़ाई कराने के या गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे कोई खबरें आती हैं तो उसको हम आगे ना फैलाएं। अपनी आर्मी के खिलाफ कोई ऐसी, देखो आप पाकिस्तान कितनी झूठ बोलता है, वो झूठा देश है वो, कि हमने यहाँ पे इंडिया का एयरक्राफ्ट मार दिया, और होगा चाहे वो ड्रोन भी नहीं, फिर बोलेगा कि हमने जो है वो सिरसा का एयरफील्ड तबाह कर दिया, चंडीगढ़ का तबाह कर दिया। बताइए, आने वाला था, आपने तो मेरे अपना क्वेश्चन ही मेरा आपने छीन लिया। मेरा अगला सवाल ये था, भी दावे किए जाते हैं तबाही के, कि हमने उनका इतना मार दिया और हम भी कर देते, हमने यहाँ मार दिया। आज 2 स्वास्थ्य में इकट्ठे करना रहा सर, आप माफी चाहता हूँ। आज के माहौल में एक बात तो ये कि हमने उनका इतना मार दिया, इस चीज का दिखावा होता है, कई बात सच भी होती है। दूसरी बात, आपने मीडिया को भी जोड़ लिया कि मीडिया में बहुत सारा कुछ दिखाया जा रहा है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो मीडिया का रोल भी सर क्या होना चाहिए
दो बात का आप जवाब जरूर दें। बहुत धन्यवाद। हम जो उस बात को भी पूरा कर लेंगे। और जो पहला जो हमारा चल रहा था कि एक सिटीजन होने के नाते हमने 2-3 बातें की हैं कि ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हमें किसी ऐसी र्यूमर के ऊपर ध्यान नहीं देना। जैसे आपको याद होगा 4-5 साल पहले की बात है, ये हो गया कि जी नमक खत्म होने वाला है और लोग जो है 2-2 कट्टे नमक के भर के ले गए घर के अंदर, जो कि अगले 10 साल की उनको जरूरत नहीं पड़नी थी। इतना नमक ले गए और देखते देखते नमक जो 10 रुपए किलो था वो 200 रुपए किलो बिक गया एक ही दिन के अंदर। तो अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, परंतु अगर युद्ध जैसे मोबिलाइजेशन होने लगा है, पाकिस्तान ने कर दिया है, हमारा भी आपने देखा कि छुट्टियां वगैरह कैंसिल हो रही हैं, अगर हम भी मोबिलाइजेशन कर देते हैं तो ये लोग इस तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे। तो एज ए सिटीजन हमारी बहुत जिम्मेवारी बनती है कि हम हर एक चीज को सोचें समझें, आपस में एकजुट रहें। और कोई भी ऐसी हमें गतिविधि दिखाई देती है या कोई ऐसा हमें लगता है कि ये चीज देश के खिलाफ है या कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि है, या आपको लगता है कि कोई जासूसी कर रहा है देश के खिलाफ, कोई ऐसे जगह के कोई वीडियो बना रहा है या आपके रेल या आपका जो रोड नेटवर्क है उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अलर्ट रहें चारों तरफ। और ऐसी कोई खबर आती है तो उसको अपने नियरेस्ट आर्मी और पुलिस स्टेशन में जो है उसकी खबर दें और सरकार का साथ दें। तो यही एक नागरिक का बड़ा कर्तव्य है। जी देखो, बार बार भाई हम भी ये बात कहते हैं भी कोई ऐसी जानकारी, आजकल रीलों का टाइम चल गया, लोग लुगाइयां छोरे छोरियां सारे के सारे रील बनावा, लेकिन जाने अनजाने में उन्हें ये नहीं पता चल जाता भी तुम रील बना के क्या, फिर लोग पीछे लगाओ, पीछे देखो पीछे देखो। इस बात मतलब कहने का ये था कि अब गाड़ियां जाने लग रही आर्मी की, हम जो है सम्मान में ही खड़े होकर वीडियो बनाता, लेकिन मैसेज तो चला गया अभी ये यहाँ से जाने लग रही। इन चीजों से हमने बचना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की सर। दूसरी बात हमारी थी मीडिया का योगदान। देखो, मीडिया का तो बहुत ही योगदान है। मीडिया को मैं एक पिलर मानता हूँ किसी भी सोसाइटी का। जी, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया चौथा स्तंभ है और ये जो है ऐसे समय में मैं तो इसको पहला स्तंभ मानता हूँ कि जो है एक जो करेक्ट इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन जो है कि ठीक आप जो है खबर दें, गलत खबर को आप जो है बढ़ावा ना दें और लोगों को आप जागरूक रखें जी। क्योंकि मीडिया तो देखते ही है, वो जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की उसको आप लोगों तक पहुंचाएं। कोई भी अगर कार्रवाई है, चाहे वो आपकी साइबर अटैक की है या कोई है, तो लोगों को आप जो है उसके ऊपर एजुकेट करें और जो है देश के साथ खड़े हों। तो इससे बहुत सारे सवाल इसलिए आ गया सर दिमाग में कि हाल फिलहाल में बहुत सारे सवाल भी मीडिया पे उठ गए, इसलिए सवाल आ गया था कि मीडिया का रोल क्या होना चाहिए। जी जी जी। तो सर एक मन में भाव होता है आम जनता का एज एन सिविलियन कि हम भी जो है अपने फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी सेवा में हम तैयार हैं। तो आम आदमी से उम्मीद क्या रहती है ऐसे माहौल में, इस बात को आपने क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे युवा गांव के लोग ग्रुप बना कर प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखने लग गए कि हम जो है देश की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ, हमें मौका दो। तो ये परिस्थिति किस तरह की है सर? क्या उनको मौका दिया जा सकता है एज एन वॉलेंटियर वो चाहते हैं? इसको आप किस तरह से देखते हो? आप अधिकारी होने के नाते अगर आपको ऐसी बात कही जाए तो कैसे देखते हो आप? सतीश जी, मैं तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो देश के अगर लोग प्रधानमंत्री को दूसरे देश में गालियां दे रहे हैं, वो कहते हैं अगर हिंदुस्तान की आर्मी आती है तो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, पाकिस्तान में ये बोल रहे हैं। और हमारे देशवासी अगर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के ये जाहिर कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमें आप मौका दीजिए, इससे तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, पूरे देश का और हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है कि देखो हमारा देश हमारे साथ खड़ा है, एकजुट होकर खड़ा है, कोई उसमें धर्म और जाति की कोई ऐसी भेदभाव नहीं है और सभी इकट्ठे होकर खड़े हैं। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी बात रही कि इसमें जो है युवाओं को मौका मिलेगा, ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी है क्योंकि हमारे पास काफी वैकेंसीज खाली हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर, तो उसमें होंगे जो है काफी वैकेंसी, तो युवाओं को तो वैसे मौका मिल जाएगा। और एज ए सिटीजन हमें, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी जिम्मेवारी हम ठीक से करें। और हो सकता है कई बार ऐसे हालात बनते हैं जैसे कारगिल वॉर में लोगों से ट्रकों की जरूरत पड़ गई थी, ड्राइवरों की जरूरत पड़ गई थी, लोडिंग अनलोडिंग के लिए लोगों को जो है उनकी जरूरत पड़ गई थी, ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ गई थी जो कि डिसिप्लिन को कायम रखें और एक तरह से जो है पेट्रोलिंग करें पूरे देश के अंदर, ताकि कोई ऐसा गतिविधि ना हो जो कि देश के खिलाफ हो। अपने
जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, अपनी रेलवे, अपने एयरपोर्ट्स, अपने जो रोड नेटवर्क है उसको सिक्योर रखें, अपनी ट्रेन को सिक्योर रखें। तो इसमें सब में जो है ये वॉलंटियर्स को हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, एनएसएस है, एनसीसी है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। बात आप कर रहे थे सेवा की, मैं इसमें धन्यवाद भी करना चाहूंगा, ट्रक यूनियन ने भी अपना सहयोग जताया है कि हमारे पास जितने भी ट्रक है वो सारे के सारे देश की सेवा, वैसे तो सब कुछ देश का है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उन्होंने अपने मन से ये बात की कि हम देश की सेवा के लिए तैयार हैं। आर्मी को कहीं ले जाना है, कोई सामान ले जाना है, तो निस्वार्थ वो लोग भी सर सामने आए। ऑपरेशन सिंदूर सर चला हुआ है, इसमें बहुत सारी तकनीकी जानकारी आपने हमें दी। जनता का सहयोग कैसा होना चाहिए, आर्मी को किस तरह से बात, आर्मी का क्या रहता है, जनता के प्रति उम्मीदें होती हैं। फिर देखो देश के लिए जो आगे खड़े हैं और पीछे जो है विजय घोष का भी विशेष महत्व होता है इस तरह की सिचुएशन में। तो बहुत सारी जानकारी आपने दी सर। आज के लिए हम आपसे इजाजत लेंगे, वक्त होगा क्योंकि बड़ा लंबा आपके साथ बातचीत चली। नेक्स्ट टाइम फिर किसी दूसरे पोर्शन में आएंगे क्योंकि जानकारियों का खजाना हुआ आप, और आपने बहुत सारी शिक्षा समाज को दी कि हमें ऐसी पोजीशन में कैसे रहना चाहिए। ये शिक्षा दिशा निर्देश के माध्यम से सरकारें भी देती रहा है, उनका अपना नजरिया है और आपका सर आपका अपना नजरिया था। तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।